बिहार दरोगा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 18 जनवरी 2026 को हम लोग देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बिहार दरोगा यानी कि बिहार एसआई 18 जनवरी 2026 का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो बिहार दरोगा का 18 जनवरी 2026 का वायरल क्वेश्चन पेपर हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, और जिनका 21 को पेपर होना है वो लोग देख लीजिए कि किस लेवल के प्रश्न हैं। थोड़ा सा आप लोग पहले वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए ताकि आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखिए, पूछा गया है कि डी गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में किस खिलाड़ी को हरा करके जीत दर्ज किया। पूछा गया है डी गुकेश, यहाँ पर मैं नाम लिख दे रहा हूँ। डी गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में किस खिलाड़ी को हरा करके जीत दर्ज किया था। तो इन्होंने चीन के डिंग लीरेन को हरा करके जो है विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीता था डी गुकेश ने। अब देखिए, करंट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, 2024 का पूछा गया है। चलिए, वीडियो का क्वालिटी आप सभी लोग बढ़ा लेंगे। उसके बाद देखिएगा कि भारत में वर्ष 2025 के डाटा गोपनीयता दिवस का थीम क्या है। देखिए, डाटा गोपनीयता दिवस का, डाटा प्राइवेसी डे का थीम पूछा गया है। फ्रेंड्स देखिए, आप लोग कहेंगे कि क्वेश्चन पेपर आपके पास कहाँ से आया, तो मैं बता दूं कि आपके पास भी ये क्वेश्चन पेपर होगा। ये व्हाट्सएप यानी कि सोशल मीडिया पर ये सर्कुलेट हो रहा है। तो थोड़ा सा आपकी मदद के लिए मैंने इसका आंसर बना दिया है, ताकि आप लोग देख लीजिए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे आपको मिला है पेपर, सेम वैसे ही मुझे भी मिला है। और यूट्यूब पर तो आप देख ही रहे हैं, ये यूट्यूब पर भी आपको मिल गया होगा पेपर। तो देखिए, इसका थीम था, अच्छा डाटा गोपनीयता दिवस मनाया कब जाता है। तो फ्रेंड्स, ये 28 जनवरी को 28 जनवरी को मनाया जाता है। और पहली बार ये कब मनाया गया था, तो 2007 में मनाया गया था। और इसका थीम है एआई के युग में गोपनीयता, यानी कि प्राइवेसी इन द एज ऑफ एआई। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, पूछा गया अगला प्रश्न। मैं सारा प्रश्न आपको कवर करवा दूंगा, जितना भी क्वेश्चन में मतलब इसमें क्वेश्चन है। देखिएगा कि 1 फरवरी 2025 को बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, इसका नाम यहाँ पर देख सकते हैं VSHORADS के उड़ान परीक्षण कहाँ किए गए। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उड़ान परीक्षण जो है ये उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया। कहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के चांदीपुर में। तो यहाँ पर देखिए चांदीपुर दिया गया है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2024 में, यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, दिसंबर 2024 में किसे फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स देखिए, दिसंबर 2024 में जो है फ्रैंकोइस बायरू को जो है 2024 में 2024 देखिए कितना पुराना पूछा गया है। तो ये फ्रैंकोइस बायरू को जो है नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2024 विश्व शतरंज चैंपियनशिप का फाइनल 25 नवंबर से 13 दिसंबर तक कहाँ आयोजित हुआ। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका आयोजन जो है ये सिंगापुर में किया गया है। कहाँ पर किया गया है, तो याद रखना आपको, सिंगापुर में किया गया है। ठीक है, सिंगापुर में किया गया है। तो ये सब क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है 2024 का, आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन आपको मिल गया। ठीक है, और फ्रांस के यहाँ पर प्रधानमंत्री का भी नाम पूछा गया, हालांकि अब नए प्रधानमंत्री हो गए हैं, लेकिन वहाँ पर मेंशन करके पूछा गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग अब अगला प्रश्न देख लेंगे। अभी जो है सेबेस्टियन लोकार्नो है फ्रांस के पीएम। नेक्स्ट है हमारा, देखिए यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है, कथन निष्कर्ष से ढेर सारे प्रश्न हैं। चलिए देखिएगा, पूछा गया है, करंट का क्वेश्चन है, नगर निकाय चुनाव के लिए मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो ये पहला राज्य बन गया है बिहार। ठीक है ना, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ई वोटिंग शुरू करने वाला नगर निगम चुनाव में, नगर निकाय चुनाव में पहला राज्य बना है। उसके बाद देखिए, ये पूछा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा 52 यानी कि 52 समर्पित निगरानी उपग्रहों के प्रक्षेपण हेतु जो है निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम को तीव्र गति दी जा रही है। तो इसका नाम क्या है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए इसका नाम है SBS-3, SBS यानी कि स्पेस बेस्ड सर्विलेंस 3। तो यही है ऑप्शन ए में, यहाँ पर इंग्लिश में है, आप देख सकते हो, अंतरिक्ष आधारित निगरानी 3। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद पूछा गया है कि प्राचीन परंपराओं और आधुनिक स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए, ध्यान से सुनिएगा तो भी आप इसको समझ जाइएगा, अगर आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा तो ध्यान से सुन लीजिए आप। देखिए, प्राचीन परंपराओं और आधुनिक स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए आध्यात्मिक और कल्याण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका आयोजन जो है उज्जैन मध्य प्रदेश में किया गया था। ठीक है,
चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न दे करके स्टेटमेंट दे करके पूछा गया। स्टेटमेंट से ढेर सारे प्रश्न पूछे गए हैं। पूछा गया है कि 71वें राष्ट्रीय वन सप्ताह 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट यहाँ पर आप देख रहे होंगे, 1 और 2 दिया गया है और पूछा गया है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो देखिए इसका विषय था मानव वन्य जीव सह अस्तित्व, ठीक है ना। इसका थीम क्या था, अंग्रेजी में देखिएगा, अंग्रेजी में यहाँ थीम है यहाँ पर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एक्जिस्टेंस, यानी कि हिंदी में बात करते हैं तो मानव वन्यजीव सह अस्तित्व था। बिल्कुल ये सही है। और देखिए मुख्य कार्यक्रम उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया गया था। तो देखिए इसका आयोजन जो है इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान देहरादून में हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका केवल जो है एक आंसर हो जाएगा सही। कौन सा सही है, तो केवल एक। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी वीरता के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत कौन सा वीरता पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। तो कौन सा वीरता पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था, तो ध्यान रखिएगा इनको परमवीर चक्र दिया गया है, ठीक है ना। 1999 के कारगिल युद्ध में वीरता के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा जी को मरणोपरांत अशोक चक्र प्रदान किया गया है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है कि कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए वर्कबुक अंग्रेजी में भी है हिंदी में भी है कि कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूलतः किससे संबंधित है, तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से संबंधित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MS एक्सेल दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर करेंसी दिया गया है। 2025 के मुद्रा विनिमय दर के आधार पर भारतीय रुपये के मूल्य से तुलना करते हुए निम्न मुद्राओं को अवरोही क्रम में यानी कि घटते क्रम में, तो देखिए सबसे वैल्यूएबल कौन सा इसमें से, तो सबसे वैल्यूएबल जो है देखिए पहले दिया क्या क्या है, US डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो इसमें सबसे जो है मूल्यवान जो है कौन सा हो जाएगा, तो ब्रिटिश पाउंड है। तो देखिए ब्रिटिश पाउंड 3 पर दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3A में भी है और C में भी है। उसके बाद बात करते हैं तो यूरो है, यूरो कहाँ पर दिया गया है, तो 2 में, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, मतलब आपका ब्रिटिश पाउंड, यूरो, US डॉलर और फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर C हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान कौन सा विभाग लागू कर रहा है, तो ये विभाग ग्रामीण विकास विभाग है। जल जीवन हरियाली अभियान को ग्रामीण विकास विभाग लागू कर रहा है। चलिए उसके बाद देखिए आर्टिकल दिया गया है अनुच्छेद और मिलान करना है। तो 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 जो है ये आपका राज्यों में राष्ट्रपति शासन और 360 जो है वित्तीय आपातकाल है। और वित्तीय आपातकाल एक बार भी भारत में नहीं लगाया गया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, मैंने मिला दिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो 1, 3 और 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 1, 3 और 2 जो कि ऑप्शन नंबर B में आपको दिख रहा होगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखिए कैसा प्रश्न पूछा गया है। बिहार दरोगा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 18 जनवरी 2026 हम लोग कवर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कि भारतीय नागरिकों की मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था, तो ये आपको भी पता है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1988, ठीक है ना। ऑप्शन A हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में कार्य ग्रहण किया है। तो 26वें गवर्नर जो है ये कौन है, संजय मल्होत्रा हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया कि हाला मोदी कार्यक्रम, अंग्रेजी में देखिएगा HALA, हाला मोदी इवेंट जो है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, तो फ्रेंड्स ये कुवैत में ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसे यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है किस राज्य में स्थित है, तो कांगेर घाटी जो है ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स ये आपको भी पता होगा कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में 23 अगस्त के दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर जी को निम्नलिखित में से किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था, रामधारी सिंह दिनकर को। ये प्रश्न को जरा अंग्रेजी में भी आप पढ़ लीजिए। रामधारी सिंह दिनकर रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स, तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको उर्वशी के लिए मिला था, उर्वशी भी ऑप्शन में है, बट यहाँ पर पूछा गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इनको दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि BM-04 ऐसे लिखा गया है, BM-04 एक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है, तो फ्रेंड्स इसको विकसित किया है किसने, तो DRDO ने, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप दिया गया रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
DRDO ने जो है BM-04 एक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित किया है। अब चलिए देखिए प्रोजेक्ट वर्षा के तहत, ठीक है ना, देखिए प्रोजेक्ट वर्षा के तहत 2026 में चालू होने वाले भारत के पहले समर्पित परमाणु पनडुब्बी अड्डे का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका नाम है INS वर्षा, ठीक है ना, INS वर्षा है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, INS वर्षा। चलिए उसके बाद देखिएगा, और ये आंध्र प्रदेश में जो है ये आपका होगा। उसके बाद देखिएगा कि कृषि वोल्टिक परियोजना को अपनाने वाला जो है देश का पहला राज्य कौन सा है? कृषि वोल्टिक ऐसे लिखा गया है, कृषि वोल्टिक, ठीक है ना, कृषि वोल्टिक। सेकंड शिफ्ट का भी मैंने कराया हुआ है, तो जा करके आप लोग देख लीजिएगा। तो ये परियोजना उत्तर प्रदेश ने जो है अपनाया है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशंस को लिखा है किसने? एडम स्मिथ की रचना है वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे बीच में, एक मिनट, हाँ, यह है कि किसे बीच में कमरों वाली आणविक संरचना के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2025 पूछा गया है कि किसको नहीं दिया गया है? तो आपको पता है फ्रेंड्स कि इस बार जो है रिचर्ड रॉबसन, सुसुमो कितागावा और उमर यागी को दिया गया, सुसुमो यागी को नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो देखिए नोबेल से प्रश्न पूछा गया है। देखिए प्लान का हिंदी परिभाषा शब्द क्या होगा? प्लान का मतलब हिंदी मीनिंग क्या होगा? तो इसका योजना होता है, प्लान का योजना होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि सीमा 3 घंटे से खेल रही थी जब मैंने उसको बुलाया, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स बताइए? तो सीमा हैड बीन होगा। यहाँ पर देखिए कहाँ दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन बी में, सीमा हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स व्हेन आई कॉल्ड हर, ये वाला सही दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मुनाफाखोर का यहाँ पर पूछा गया है, अंग्रेजी मतलब क्या होता है मुनाफाखोर का? तो मुनाफाखोर का जो है प्रॉफिटियर होता है। तो यहाँ पर देखिए PROFITER दिया गया, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है, फिर से अंग्रेजी का क्वेश्चन है कि आई रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट सॉ यू, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा मुझे याद है जब मैंने आपको पहली बार देखा, ठीक है ना। आई रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट सॉ यू, मुझे याद है कि जब मैंने आपको पहली बार देखा। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि दिसंबर 2025 में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राजकुमार गोयल को, ठीक है ना। तो यहाँ पर राजकुमार गोयल हो जाएंगे। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे हम। चलिए फ्रेंड्स अब देखिएगा, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, करे कि निम्नलिखित गतिविधियों को देखो और प्रत्येक गतिविधियों को चिन्हित करो कि कार्य किया गया है या नहीं। 3 स्टेटमेंट दिया गया है। एक गधा अपनी पीठ पर भार ढो रहा है, तो पूछ रहा है कि कार्य हो रहा है कि नहीं। और एक कह रहा है कि एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, इसमें कार्य हो रहा है कि नहीं। और खाद्यान्न को सूर्य के प्रकाश में सुखाया जा रहा है, इसमें कार्य हो रहा है कि नहीं। और ऑप्शन उसी प्रकार से दिया गया है। ए में दिया रहा है कि पहला में कार्य नहीं किया गया, फिर देखिए दूसरा में किया गया है, तीसरा में नहीं किया गया, इस तरह से ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो किसी में भी कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है ना, किसी में भी कार्य नहीं हो रहा है। बट ऑप्शन यहाँ पर सटीक नहीं दिया गया है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है, ये भी साइंस का क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण वास्तविक और कथन देकर के पूछा गया है। अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, बिल्कुल करेक्ट है। और अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का प्रकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये भी कथन निष्कर्ष देकर के पूछा गया है कि यहाँ पर देखिए हिंदी में आइए कि देखिए अभिक्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिकों से विलय अथवा गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है। बिल्कुल जो अभिक्रियाशील धातु होती है ना, ये लेस रिएक्टिव मेटल को ऐसा कर देती है विस्थापित। और इसका कारण है कि सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती है, बिल्कुल करेक्ट है और ये सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। बट यहाँ पर ऑप्शन डी में ये बात दिया गया है कि ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण है। यहाँ पर देखिए रिएक्शन दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं PbNO3 का होल 2 हीट में ये रिएक्शन कराया जा रहा है। तो यहाँ पर PbO NO2 और O2 दिया गया। और देखिए A B C और D यहाँ पर दे करके इनका जो आपका बैलेंसिंग करना है, इस तरह से ये पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर भी हो जाएगा।
उसके बाद 4NO2 हो जाएगा और यहाँ पर O2 ऐसे ही रह जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी 2 2 4 1 हो जाएगा, इसको जब हम बैलेंस करेंगे। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग का निष्कर्ष नहीं है। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का निष्कर्ष नहीं है। तो देखिए नाभिक के भीतर का अधिकतर भाग खाली होता है, ये सही है। परमाणु का धनावेशित भाग बहुत कम होता है और नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10 के पावर यहाँ पर 5 गुना छोटी होती है, ये दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही नहीं है। सोने के परमाणु का पूर्ण द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। चलिए तो ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मिलान करना है। क्या कर रहा है किसमें, एक तरफ जो है आपको सूची 1 में देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, मैनग्रोव वन, पर्वतीय वन, ये सब दिया गया। दूसरे तरफ जो है किस तरह के वृक्ष हैं उसमें सिनकोना, सागवान, सुंदरी, उसके बाद सिल्वर फर। थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो का क्वालिटी प्लीज़ बढ़ाइए। देखिए तो इसी से आप पकड़ लेंगे कि मैनग्रोव में सुंदरी वन होता है ना। बस जैसे ही आप सी देखेंगे तो एक ही ऑप्शन में सी में 3 दिया गया। कहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए में जो है केवल सी में 3 दिया गया है। यानी एक का मतलब ये बिल्कुल क्रम से दे दिया गया। आप लोग मिला लीजिए, देख लीजिएगा। आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सिनकोना, पर्णपाती वन, सागवान, मैनग्रोव वन, सुंदरी, पर्वतीय वन, सिल्वर फर। ठीक है, तो बिल्कुल ये क्रम से दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर पूछा गया है। तो देखिए बिहार जनगणना मैं आपको करवा दूंगा, निश्चिंत रहिए आप, जिनका भी पेपर बाकी है। 61.8% है, 61.8% है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और उसमें से आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर कितना है। तो पुरुष जो है 71.2% और महिला जो है 51.5%। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है और सबसे कम पूर्णिया का है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है फिर से कथन दे करके, यहाँ पर है कि हरियाणा तथा पंजाब में चावल एक व्यापारिक फसल है किंतु उड़ीसा और बिहार में यह एक निर्वाह फसल है। बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ जो है ना परिवार के भरण पोषण के लिए चावल का उत्पादन किया जाता है। तो एक तरह का ये हमारे यहाँ व्यापारिक फसल नहीं है, निर्वाह फसल है। ये बिल्कुल करेक्ट है। और निर्वाह फसल मुख्य रूप से किसान और उनके परिवार की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उगाई जाती है, जिससे कि आपका इनका उपयोग व्यापार के लिए कोई अधिशेष नहीं होता है। बिल्कुल करेक्ट है। तो बिल्कुल ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए का सही पुष्टि भी कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिए पूछा गया है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाजीपुर बिहार में जो नदी गंगा नदी में मिलती है, तो कौन सी नदी मिलती है, तो ये गंडक नदी मिलती है। ठीक है ना, गंगा में हाजीपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और पुनपुन नदी फतुआ में मिलती है, कोसी नदी कुर्सेला में आकर के मिलती है, ये सब याद रखिएगा। चलिए शारदा नदी जो है रेविलगंज छपरा में आकर के मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य नहीं है। असत्य नहीं है यानी कि कौन सा कथन सही है ना। तो देखिए इसमें से आप जब सारा ऑप्शन को पढ़ेंगे, देखिए भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 8वां स्थान है, नहीं 7वां स्थान है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ इसमें से कौन सा असत्य नहीं है यानी कि सही है। तो भारत के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार में 281 किलोमीटर का डिफरेंस है, 281 किलोमीटर का अंतर है। ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, यानी कि ये गलत नहीं है। बाकी सारे आप देख सकते हैं ये गलत दिए गए हैं। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित विकल्प को जो है सुमेलित नहीं है पूछा गया है। एक तरफ लोहा इस्पात उद्योग है, दूसरी तरफ राज्य है। भद्रावती कर्नाटक में है, भिलाई मध्य प्रदेश में है, बोकारो झारखंड में है, राउरकेला उड़ीसा में है। कौन सा इसमें से गलत है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर भिलाई जो है ना, भिलाई ये मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में है। ये वाला सुमेलित नहीं है। चलिए उसके बाद उसी प्रकार से दिया गया कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ताप विद्युत केंद्र और राज्य दिया गया है, रामागुंडम तेलंगाना बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कोरडी महाराष्ट्र में है, सही है। बरौनी झारखंड में है, नहीं बरौनी तो बिहार में है, तो यही गलत है। उसके बाद पनकी उत्तर प्रदेश में है, सही है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे हम लोग। अब देखिए पूछा गया अगला प्रश्न करंट से रिलेटेड है कि 5 दिसंबर 2025 को पटना में सरस मेला किसको प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया गया था। तो सरस मेला जो है ये किसको प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया गया था, ये पूछा गया है। तो ये आपका ग्रामीण उद्यमिता को, ठीक है ना, किसको, ग्रामीण उद्यमिता को। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ग्रामीण उद्यमिता को। और देखिए सरस मेला इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण उद्यमिता। उसके बाद देखिए ये गणित का क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो गणित का क्वेश्चन है तो आप लोग आंसर इसका बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए
इसमें सारे गणित के ही क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया यहाँ पर कि सत्ता की साझेदारी पर निम्नलिखित दो कथन पर विचार करिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही आंसर चुनना है। सत्ता की साझेदारी के बारे में कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए अच्छी है, बिल्कुल, और यह सामाजिक समूहों और राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करने में मदद करती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों जो है सत्य दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया कथन कारण दे करके कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा के पास पेश नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल, ये लोकसभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में सीमित अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, नेक्स्ट देखिए फिर से कथन देकर के पूछा गया है कि भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया है, बिल्कुल करेक्ट है। और संविधान में नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी नहीं है, नहीं, सभी धर्म को, या आप किसी भी धर्म को मान लीजिए कि सभी को जो है कोई भी धर्म मानने का ये आपका बिल्कुल आज़ादी है। तो केवल यहाँ पर जो है एक कथन सत्य है, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया है यहाँ पर मिलान करना है, संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है ये कब शुरू हुआ था। तो निश्चित रूप से ये जो है शुरू कब हुआ था बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स ये शुरू हुआ था आपका 1992 में, ठीक है ना, ये आपका हुआ था 1992 में। और एक है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो ये आपका शुरू हुआ था 1997 में, ठीक है ना, यहाँ पर मैं मिलान ही कर देता हूँ 1997 में। और अंत्योदय अन्न योजना जो है ये शुरू हुआ था कब, तो ये आपका हुआ था 2000 में, ठीक है। तो ये मिला लेना है, राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला का सी, दूसरा का बी और तीसरा का ए। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों का प्रतिधारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है। तो ये आपका मिड डे मील है, ऑप्शन बी में आप देख सकते हैं मिड डे मील दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न करिएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सबसे अच्छी तरह से जो है परिभाषित करता है मुद्रा के कार्य को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुद्रा के कार्य को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है। तो देखिए मुद्रा का कार्य क्या है, मुद्रा का कार्य जो है स्टोर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको आंसर बता देता हूँ, जो इसका आंसर होगा वो आपका पहला और चौथा होगा। तो पहला में देखिए मूल्य संचय और लेखा इकाई और विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, तो पहला और चौथा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मुद्रा के सबसे जो है मुख्य कार्य के रूप में जो है ये परिभाषित करता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन इको मार्क के बारे में सही नहीं, इको मार्क, ठीक है ना, इको मार्क के बारे में सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन डी सही नहीं है, बाकी सब सही है। 1991 में 1991 में शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा, और यह दर्शाता है कि जो उत्पाद होते हैं ये इको फ्रेंडली होते हैं, पर्यावरण मित्र होते हैं, ठीक है। बट जो है इसमें मिट्टी का प्लेट का चिन्ह नहीं होता है, इसमें जो है मिट्टी के घड़ा का चित्र होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सही नहीं है वो। उसके बाद देखिएगा कि राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 के अनुसार देश में सर्वोत्तम निष्पादक राज्य किसे चुना गया है। तो ये गुजरात है, ठीक है, गुजरात हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि सरकार की खादानों की वसूली अनुरक्षण लागत बढ़ने में निम्न में से कौन सा कारण नहीं है। तो इसमें से कारण ऑप्शन डी हो जाएगा इंक्रीज्ड इंपोर्ट्स ऑफ फूड ग्रेन्स, बाकी जो है कारण नहीं है इसमें से जो है ये ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी ये सब है कारण द राइजिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, राइजिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, द राइजिंग स्टोरेज कॉस्ट ऑफ एफसीआई। बट ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। देखिए प्रश्न है कि सरकार ने 2024 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म की वर्षगांठ मनाने का निश्चय किया था, बिल्कुल, और 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक जो है जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है ना, ये मनाया गया है। तो वहीं पूछा गया है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। और 2025 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म की 150वीं वर्षगांठ थी, ये भी सही दिया गया है। और बिरसा मुंडा का संघर्ष न्याय और सत्य की खोज के लिए था, ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर जो है करेक्ट दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर पूछा गया है कि बहु इकाई सहकारी समिति अधिनियम को लागू होने वाला वर्ष जो है 1942 था, बताना है इसमें से सही कथन चुनना है। बताइए सही है या गलत है, सही है या गलत है ये बताइए आप। तो बिल्कुल जो है ये सही दिया गया है। और राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम को 1963 में स्थापित किया था, ये भी सही है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, एक और दो दोनों सही है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है कि बिहार के किस प्रसिद्ध कवि और लेखक को भारत का राष्ट्रकवि कहा जाता है। तो राष्ट्रकवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर जी को, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे।
उसके बाद देखिएगा साइंस का क्वेश्चन है, कह रहा है कि नीचे दिए गए अभिकथन ए और आर के लिए निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 H2 और खनिज आवश्यक कच्चे पदार्थ है, रॉ मटेरियल्स हैं, सही है। और पोषक तत्व प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा स्रोत की तरह कार्य करते हैं, ये भी आपका जो है सही दिया गया है, ठीक है ना। तो दोनों यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। चलिए उसके बाद आर की व्याख्या भी है कि महात्मा गांधी को चंपारण लाने के लिए किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो राजकुमार शुक्ल जी। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया कि उत्तरमासा अंतर्द्वीप यानी कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था, तो बार्थोलोम्यू डियाज ने। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का जो मैंने कल कराया था उसी में से क्वेश्चन है। अलवार और नैनार भक्त किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो ये आपके तमिल क्षेत्र से, तमिलनाडु हो जाएंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में तर्कशास्त्र के अग्रिम न्याय सूत्र की रचना किसने किया है, तो गौतम ने किया है न्याय सूत्र का। उसके बाद देखिए कल यहाँ पर विद्रोह देकर के पूछा गया है, संथाल विद्रोह। तो कई बार मैंने आपको बताया कि 1855 में, 1855-56, ठीक है ना। तो जैसे ही आप देखिएगा पहला का 3 तो केवल एक में दिया गया है, पहला का 3, दूसरा का 1 भूमिज विद्रोह 1832, तीसरा का 2 खासी विद्रोह आपका 1829, और कोल विद्रोह दिया गया है तो 31-32 में हुआ था। तो इसीलिए एक आप याद रखेंगे ना तो ये पकड़ा जाएगा आपको। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों की मूल लिपि क्या है, तो ये ब्राह्मी है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि तेलंगाना में कृषक विद्रोह कब हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 1946 में। उसके बाद देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा किसान विद्रोह बिहार के पूर्णिया जिले तक फैला, तो ये सन्यासी विद्रोह है, ठीक है ना, सन्यासी विद्रोह।